जिस देश की आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई हो, उसी देश में आज राष्ट्रवाद को गाली बताने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। जी हाँ, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ और किसी और देश की बात नहीं कर रहा। ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में हैं। वैसे तो दुनिया भर में जहाँ भी राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही है, उसे एक वर्ग को खतरे महसूस हो रहा है और वो खतरे में देख रहे हैं। पर अपने देश में मामला थोड़ा सा अलग है। इसे थोड़ा सा अलग मान। यहाँ इस मुद्दे पर कोई वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो रही है, बस फैसला सुना दिया गया है, क्योंकि यहाँ विरोध का आधार सिद्धांत नहीं, एक व्यक्ति का विरोध है। इस लड़ाई में सबसे आगे वही पार्टी खड़ी है जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कांग्रेस की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के खिलाफ तर्कहीन घृणा के बूते अभियान चलाया और पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे के भी सोना हो जाने की बात तो हमने काफी सुनी है और कही जाती रही है। वैसे ही ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के छूने से सोना भी कोयला हो जाता। इसकी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री इस सबसे बेपरवाह हाथी की तरह चले जा रहे हैं। हाथी की यही विशेषता होती है कि वह सामने आदर भाव से खड़े लोगों के लिए रुकता नहीं है और पीछे भौंकने वाले कुत्तों को भी पलटकर देखता नहीं। पर ऐसा लगता है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। इतनी बड़ी महामारी के समय सरकार की कमियों, असफलताओं, भूलों के प्रति सवाल उठे तो समझ में आता है, पर पीड़ा से आनंदित होने वाले को यह आप किसी तर्क से समझा नहीं सकते। आप तर्क दीजिए, वे भावना पर आ जाएंगे। आप भावना की बात कीजिए, वे तर्क के पीछे छिप जाएंगे। तथ्य और सत्य से इन्हें परहेज है और तथ्य और सत्य से लाखों कोस दूर है। इस वर्ग की सारी बौद्धिक ताकत का दर्द यह है कि भैया यह तो टूटता क्यों नहीं है। ये तो फेविकॉल की जोर है। 7 साल में या कहें कि 20 साल में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पूंजी से कुछ खर्च हुआ है। इससे मोदी से घृणा करने वाले खेमा में अति उत्साहित, उसे रेत में पानी दिख रहा है। यह मरीचिका का पता तो पास जाने पर ही पता चलता है। इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री और उनका तंत्र ही जिम्मेदार है। आप दोस्त के लिए ना रुके कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन को पहचान कर ही और जान कर छोड़ देने का खामियाजा तो एक दिन भुगतना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि भारत के नेताओं को पता नहीं कब समझ में आएगा कि विदेशी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भारत के खिलाफ था, है और रहेगा। उसे भारत के अच्छे बुरे से कुछ नहीं लेना, बस उसे भारत को नीचे दिखाना है, नीचा साबित करना। इसमें मोदी विरोध जुड़ने से यह और खतरनाक हो गया है। विदेशी मीडिया के इस खेमे लेफ्ट लिबरल मीडिया एवं कथित बुद्धिजीवियों और नगर समाज में लोगों को सोच मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति लोहे के सांचे में ढाल चुकी है। वे फिर से बनाने के बारे में सोचने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा किया तो सोच में बदलाव करना पड़ सकता है और ऐसा होना उसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाता है। इन लोगों ने अब अपने लड़ाई विदेशी डिजिटल मीडिया कंपनियों को आउटसोर्स करके शुरू कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर जैसी मीडियाओं का आउटसोर्स करके देश में घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए विरोधी हैं। सरकार उनके एक तरफा विमर्श के प्रतिकार के खिलाफ एक कदम बढ़ाती है, फिर 2 कदम पीछे खींच लेती है। इसलिए इन संस्थानों पर सरकार की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर ने सही लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन दोबारा से पढ़ देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो,
उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा बहुत अच्छा भाव है, पर सुझाव के लिए किसी के दमन को जरूरत नहीं है, पर समानता की मांग में संकोच नहीं। समानता की मांग में संकोच क्यों? क्यों ऐसा है कि ट्विटर, फेसबुक और दूसरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म की अमेरिकी एवं यूरोप के लिए नीति अलग है और भारत के लिए उनकी नीति दूसरी है। सरकार की नीति ने उन्हें महाबली बना दिया है। यह उनकी ताकत नहीं, हमारी कमजोरी है। हमारी सरकार और हमारी डेमोक्रेसी हेमोग्राफी और उपयोग क्षमता है। सरकार तय कर ले तो 24 घंटे में ही इन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके बाद भी जो होगा उसको आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं। कुसुमाग्रज तुलसीदास ने लिखा है, बिने न मानत जड़ थी जल गए 3 दिन बीती, बोले राम संकोप तब भय विनुत होत न प्रीति। तुलसीदास की लाइन कि विनय न मानत जड़ धी जल गए 3 दिन बीत, बोली राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। तो सवाल है कि आज के संदर्भ में भय किसका है? देश के कानून का, संविधान का और 135 करोड़ भारतवासियों के हित का? क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, तेजस्वी और अखिलेश यादव से कुछ नहीं हो पाएगा। चिट्ठियां लिखने वालों से ज्यादातर जनतंत्र में सामंतशाही का प्रतीक। रही बात सीताराम येचुरी की, तो ये तो पिनराई विजयन की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के में समाहित हो गए हैं। भाजपा के वैचारिक विशेष में खड़े होने का मादा किसी में था तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही था। आखिर 1967 में से 2009 तक कांग्रेस को ओर से वैचारिक लड़ाई का मोर्चा तो वामपंथी ने ही संभाल रखा था। इंदिरा गांधी ने 1967 में लोकसभा चुनाव के बाद ही समर्थन एवं एवज में कांग्रेस का सारा बौद्धिक एवं वैचारिक काम कम्युनिस्टों को आउटसोर्स कर दिया। इसलिए कम्युनिस्ट के पराभव के बाद कांग्रेस की एक टांग या टीम वैचारिक टूट गई। दूसरी टांग संगठन का क्षरण भी लगभग उसी समय से शुरू हो गया। यह अलग बात है कि प्रक्रिया पूरी हाल में वर्षों में हुई है। जब गणेश प्रिकस ही संगठन का आधार बन गया तो गणेश गांधी परिवार और परिक्रमा करने वाले ही शेष हैं। भारत के में राष्ट्रवाद की चेतना कोई अंग्रेजों के समान समय नहीं आई। भारतीय राष्ट्रीय चेतना वैदिक काल से विद्यमान है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में धरती माता के यशोगान का वर्णन है। इसी प्रकार वायु पुराण में भारत को अद्वितीय कर्मभूमि बताया गया है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय प्रखर होती है जब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास होता है। आज देश में ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, इसलिए जरूरी इसकी है कि राष्ट्रवाद के रास्ते की बाधाओं को दूर किया जाए। नीति ने यह दायित्व नरेंद्र मोदी सरकार को निश्चित ही सौंपा है और उम्मीद है कि जिस प्रकार से पहली बार सरकार ने कदम उठाया है, अपनी सामर्थ्य को पहचाना है, निश्चित ही ये बाधाएं दूर होंगी।